आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आपका आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आज का मुद्दा है हिंद पाक के रिश्ते। दरअसल हाल फिलहाल में हिंदुस्तान के फौजी अफसरान के जो बयान देखने को मिले हैं उससे पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिए गए हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के भी तवील अरसे से चली आ रही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में भी तब्दीली के मूड में हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों में दहशत सी तारी हो गई है। पाक में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पूर्व चेयरमैन एहसानुल हक भी अपने बयान में इस डर को जाहिर कर चुके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ के हालिया बयान ने भी पाक की धड़कनें तेज कर दी हैं। पाक ने भी इस पर गीदड़ भभकी दी है। बहरहाल मामला अभी तक जुबानी जंग तक ही महदूद है, लेकिन क्या यह तलखी मुस्तकबिल में असल जंग की भी शक्ल अख्तियार कर सकती है? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का करारा जवाब दिया है। भारत ने पाक को कड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। पाकिस्तान दुनिया में अपनी दहशतगर्दाना हरकतों के लिए जाना जाता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अपने घर में दहशतगर्दों को पनाह दी है और उनको पाला पोसा है, जिसके दम पर वो दुनिया में दहशतगर्दाना हमले कराता है। भारत और पाक सरहद पर जारी कशीदगी के बीच एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को करारा जवाब देते हुए धनोआ ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट नोटिस पर भी फौज और नेवी के साथ मिलकर जंग के लिए तैयार है। इंडियन एयरफोर्स के पास वो ताकत और काबिलियत है कि वक्त आने पर पाकिस्तान के एटमी हथियारों के ठिकानों पर पता लगाकर निशाना साधा जा सकता है और भारत की ताकत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए काफी है। एयर चीफ ने दावा करते हुए कहा कि एयरफोर्स दो फ्रंट पर भी जंग के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, चीन को हिदायत देते हुए कहा कि चीन से लड़ने के लिए भी भारत पूरी तरह तैयार है। In HADR, it is evident from our past response, I will invariably be the first responder in case of any conflict, crisis in the country, be it natural disaster, calamity or contingency within the country or abroad. Our response, as always, has been swift and prompt towards HADR. Without regard to personal comfort and safety, our brave air warriors have flown in challenging weather conditions to rescue stranded countrymen during floods in Arunachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Bihar. It is my firm belief that while equipment is important, ultimately it is human resource that will convert this potential into actual capability. These men and women under my command are confident to take on any threat and are fully prepared to undertake full spectrum of air operations and respond to any challenge in the most befitting manner. एयर चीफ वक्त आज का मुद्दा का है और हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ गए हैं और हम ये देखते हैं कि आखिर किस तरीके से हिंद और पाक के जो रिश्ते हैं वो और तल्ख हो रहे हैं। जुबानी जंग के नौबत तो इस वक्त है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये जंग असल में भी हो सकती है? इस पर हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके अलावा अमरेंदु उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और बाकी मेहमान भी हमारे साथ कुछ देर के अंदर जुड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के तर्जुमान और पाकिस्तान से भी सीनियर सहाफी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एसपी सिन्हा साहब, मैं आपसे जरा इस वक्त के मामूल, जो इस वक्त की जो सरगर्मी है उसको समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो हम बात करते थे और दहाइयों से हमारी ये पॉलिसी थी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर को लेकर के, लेकिन अब उसमें तब्दीली के कहीं ना कहीं इशारे मिल रहे हैं और यह साफ हो रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको लेकर के सख्त कदम उठाएंगे। पाकिस्तान इससे डर भी रहा है। किस तरह से देखते हैं? अमन अमान बने रहे, क्या यह बेहतर है या फिर जंग के हालात में सख्त कदम उठाना भी बेहतर है और जरूरी है?
देखिए, हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता था, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। एक सिखलाई। दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूं कि जो NFU है, नो फर्स्ट यूज टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का, मेरी अपनी सोच है और मेरा निजी ओपिनियन है कि जब राष्ट्र के हित की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, प्राथमिकता की बात होती है, तो हम अपना हाथ नहीं बांध सकते। बिल्कुल, हमको फ्री स्पेस रखना पड़ेगा। शतरंज के चाल में यदि हमको पहले पहल करना है तो हमको करना पड़ेगा, हम अपना हाथ बांध नहीं सकते। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान, हमारे बिहार में एक कहावत है कि एक जो बिल्ली बहुत गुस्साए मूड में रहती है तो वह खंबा नोचती है। तो पाकिस्तान को जिस तरह से उथल पुथल कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अमेरिका दूर चला जा रहा है, चीन कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये बायलैटरल मामला है, चीन उसका साथ नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में जाते, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। और पाकिस्तान का इन्वॉय जो यूनाइटेड नेशन जाता है वो इस स्तर तक गिर जाती है कि वो कहती है कि जो लड़की हिंदुस्तान के आर्मी के पैराग्राफ से इस्तेमाल होता है, तो वो लड़की पैलेस्टीनियन गर्ल है। तो एक देश जिसका कोई चरित्रहीन देश, एक झूठ बोलने वाला देश, एक आतंकी देश जिसका DNA ही आतंकवाद है। ठीक है, लेकिन नो फर्स्ट यूज की बात हम अगर कर रहे थे और आपने उस पर नो फर्स्ट डाली, लेकिन सर मैं इस पर यह भी जरूर समझना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने भी इसका जिक्र किया। दरअसल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, उसको लेकर के कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान इस स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ता है तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन दरअसल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है क्या, जरा आप नाजरीन के लिए भी समझा। एकदम देखिए, मैं एक साधारण सा उदाहरण दूंगा ताकि आम जनता को समझने में बहुत आसानी रहे जी। जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो पहले ही तो 5th गियर या 4th गियर में नहीं चले जाते। बिल्कुल, पहले 1st गियर में जाते हैं, 2nd गियर में जाते हैं, 3rd में जाते हैं, 4th में जाते हैं, और यदि हाई स्पीड का प्रावधान है उस गाड़ी में तो 5th गियर में भी जाते हैं। तो यदि हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन ब्रास टैक के बाद ये फौज ने अनुभव किया कि यदि हम मोबिलाइजेशन का टाइम रिड्यूस करने की जरूरत है तो हमको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें किसी भी समय फौज उस गियर में रहे कि जो ही हमको अटैक करने की जरूरत पड़े दुश्मन को तो हम अटैक कर सकते हैं। सेकंड मौका ना तो मोबिलाइजेशन की जो अवधि है उसमें वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्विक रिएक्शन नहीं, क्विक रिएक्शन लड़ाई में सबसे बड़ी, मिस्टर सॉल लेट मी टेल यू, लड़ाई में पहले 3 दिन में लड़ाई है तो जी जाती है या हार जाती है जो कोई भी देश। क्योंकि पहला एयर सुपीरियरिटी फेज 1 होता है। जिस समय आपको एयर सुपीरियरिटी मिल गया उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस एडवांस करने शुरू किए, क्योंकि उनको एयर प्रोटेक्शन मिलता है। सिन्हा सर, अगर मैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को समझूं और जैसा कि अभी हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आपसे समझ रहे थे, तो दोनों ही बिल्कुल, जो मैं समझ पा रहा हूं, बिल्कुल जुदा अपोजिट पॉलिसीज हैं। तो हिंदुस्तान किस पर चलेगा? क्योंकि नो फर्स्ट पॉलिसी को हम इस्तेमाल करते आए हैं और हमारा यही मौकिफ रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर अब ये अगर हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात करें तो क्या हम नो फर्स्ट यूज से अब इस पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए मिस्टर, या दोनों एक साथ लेकर मिस्टर सौद, डिफरेंस भी सर दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं यही समझना चाह रहा हूं। जो NFU है वो उस क्षेत्र को संबोधित कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स के क्षेत्र को संबोधित कर रहा है, जो पर्टिकुलरली ओके। जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के ब्रॉडर पर्सपेक्ट में एकदम उसको कन्वेंशनल वॉर का मतलब है कि इन्फेंट्री एडवांस कर रही है, आर्मर्ड टैंक्स एडवांस कर रहे हैं, आर्टिलरी फायर हो रही है, ट्रुप्स कांटेक्ट हो रहा है, युद्ध फीचर्स को फिर अटैक हो रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर। जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर है। न्यूक्लियर वॉरफेयर में भी जो पाकिस्तान इतना बार बार उछलने की कोशिश करता है और ओवर कॉन्फिडेंट मोड में अपने को दिखाना चाहता है, वो TNW की बात कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है। हम लोग को समझना पड़ेगा
कि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स में और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत फर्क है। लेकिन उसके पहले आपका जो प्रश्न है कि NFU, नो फर्स्ट यूज, देखिए हम लोग एक शांति, हिंदुस्तान एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है, एक चरित्र, एक बहुत रिच चरित्र वाला देश रहा है। हमने दलाई लामा जी को यहां जगह दिया और उसके बाद 62 हमको भुगतना। तो मैं ये कहना चाहता हूं एज ए कॉन्सेप्ट, इन मानवता के नाम पे ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मौजूदा हालत में इस सोच को रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि NFU हमारे हाथ यदि बांधता है तो हमको अपने हाथ को लिबरेट करना पड़ेगा। और हम साबिक डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर इसका बकायदा वो कह चुके हैं, ये नो फर्स्ट यूज के लेकर के अपना बयान वो जाहिर कर चुके हैं। बाद में भले उन्होंने कहा था कि इनका वो पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन वो अपनी बात जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सर, मैं अमरेंदु जी के पास जाऊं उससे पहले एक और पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा। न्यूक्लियर वेपन्स की हम बात कर रहे हैं और अभी आर्मी एयरफोर्स चीफ ने भी इसको लेकर कहा कि हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं, निस्तनाबूद कर सकते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन मैं अगर डिटेल्स में जाता हूं और स्टैटिस्टिक्स को देखता हूं तो कुछ और नजर आता है, और मैं पूरे 2 सेंटेंस पढ़ना चाहता हूं। न्यूक्लियर पावर, यानी कि अगर दोनों ही ममालिक के न्यूक्लियर ताकत की मैं बात करूं तो मेरे पास जो डेटा है कि पाकिस्तान परमाणु बम के मामले में भारत से आगे है। उसके पास 140 खतरनाक परमाणु बम है। पाकिस्तान ने 1970 में परमाणु प्रोग्राम की शुरुआत की और करीब 18 साल बाद उसे 1998 में इसकी कामयाबी मिली। वहीं अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने 1947 में इसकी शुरुआत कर दी थी। 1974 में पहली बार इसे बनाने में कामयाबी हासिल की थी, यानी कि जब पाकिस्तान ने शुरू किया उसके ठीक 4 साल बाद हमने पहला वेपन बना लिया था। लेकिन अब तक हमारे पास सिर्फ 130 परमाणु वेपन हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन के मामले में हम 10 नंबरों से पीछे हैं पाकिस्तान से। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आग लगाने जाएं और हमारा ही हाथ जल जाए? एकदम नहीं। हाँ, मैं इसीलिए समझना चाहता हूं मिस्टर सौद, पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कोई घबराने की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो TNW की बात करते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। सबसे तो पहले आपको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है। जरूर सर। एक होता है कैरियर, जिसको मिसाइल बोलते हैं। उसके तरह तरह के मिसाइल के रेंज हो सकता है, ICBM हो सकता है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हो सकते हैं। और एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जो उसके टिप पे, कैरियर के टिप पे लगाया जाता है। उसके भी 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है फिशन बॉम्ब, एक होता है फ्यूजन बॉम्ब। जो फ्यूजन बॉम्ब है वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है फ्यूजन कैटेगरी में आता है, जो अभी नॉर्थ कोरिया क्लेम कर रहा है कि फ्यूजन बॉम्ब उसने टेस्ट किया है। सवाल ये होता है कि जो मिसाइल के नाक पे, उसके नोज पे रखा जा रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब, वो फ्यूजन है कि फ्यूजन है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कितना ध्वंस करने की जरूरत है। अगर हम नंबर्स पे जाते हैं तो क्या ये नहीं जान पाते हैं कि वो कितनी यदि सुनिए मिस्टर सौद, 10 कमजोर खिलाड़ी, 10 कमजोर पहलवान से आपको 2 पहलवान यदि अच्छा है तो किसका पलड़ा भारी है? एकदम मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये 10 का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और मैं एक इंटेंसिटी जो है हमारे पास, मैं एक चीज, इतिहास से एक चीज साबित करना चाहता हूं कि क्यों हमारा पलड़ा भारी है। जब उस समय के प्रेसिडेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी को रात को 2 बजे फोन किया कि कारगिल वार बंद करो नहीं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगा, तो वाजपेयी जी ने उस समय प्रेसिडेंट को बोला था, अमेरिका को, कि हम 1/3 हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। और आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने भी एक टीवी इंटरव्यू में बोला है, मैं 3 रात नहीं सोया था जब मैं इस बात की कल्पना कर रहा था कि मैं न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करूं हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, या तो नहीं तो क्यों ना करो, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। यही बात है। क्यों? ठीक समझ गया मैं। ये बात तो खुद अगर परवेज मुशर्रफ कहीं ना कहीं इशारा दे चुके तो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन अमरेंदु सर देखिए, SP सिन्हा साहब तो डिफेंस के शख्स हैं, वो ये कहते हैं, उनका अपना ही एक जो है एक डेफिनेशन है कि अगर आपको अमन चाहिए तो आपको जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन एक सीनियर सहाफी के तौर पे आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका एनालाइज क्या है, किस तरह से एनालाइज करेंगे इसे आप? देखिए, असल में सिन्हा साहब चूंकि फौज के वरिष्ठ अफसर रहे हैं तो वो फौज का अपना जो पक्ष उसको रख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही रख रहे हैं, वो सही रख रहे हैं और उस पर कायम भी रहना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, दरअसल फौज की तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन बयानबाजियां गलत हैं। आप तैयारी पूरी रखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपको तैयारी नहीं रखनी है, कोई भी भारतवासी ये नहीं कहेगा कि आपको युद्ध की तैयारी नहीं रखनी है, सभी चाहेंगे कि युद्ध की तैयारी रखी जाए। ठीक है। चूंकि हम जिस तरीके से अपने सीमाओं पर घिरे हुए हैं
उस तरीके से कहीं भी किसी भी मुल्क के साथ हमारी युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां खासतौर से फौज के अफसरों द्वारा इधर शुरू हुई हैं, वो ना तो हमारे आंतरिक लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है और ना हमारे जो मैं समझ पा रहा हूं सर, आप कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना है। क्या आपको लगता है कि गैर जिम्मेदाराना नहीं कह रहा हूं, एयर चीफ कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं गैर जिम्मेदाराना नहीं, आपकी बात से मुझे अंदाजा लगा कि आप यही कहना चाह रहे हैं। मैं सीधी सी ये बात कह रहा हूं कि जो आपकी तैयारियां हैं, आपको उन तैयारियों को पूरे विश्व के सामने उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आपको अपनी तैयारियां करने की जरूरत है। उन तैयारियां आप क्या कर रहे हैं वो दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये चीज जो बताएगी ये सरकार बताएगी, सरकार के प्रवक्ता बताएंगे। फौज को इन मामलों में कम से कम बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं और बहुत अच्छी बात है कि हमारी फौज तैयार है। सब तैयार है तभी तो बयान आ रहा है ना। तो बयान की आवश्यकता क्या? अगर हम तैयार हैं तो हम तैयार रहें, हमें बयान की आवश्यकता है। अगर रिएक्शंस आ रहे हैं सर, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार है ना, सरकार बयान देगी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम बयान दे रहे हैं। नहीं तो वजीर आजम का जवाब तो वजीर आजम देंगे ना। हाँ। रक्षा मंत्री का जवाब रक्षा मंत्री देंगे। अब तो बहुत अच्छी बात है कि 3 साल के बाद हमको एक स्थायी रक्षा मंत्री मिल गया है, तो हमारे रक्षा मंत्री उस बात का जवाब देंगी। ठीक। तो रक्षा मंत्री का जो दायित्व है उसको फौज के हमारे अफसर को नहीं निभाना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है एसपी सिन्हा साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हो, मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन वक्त जरा एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के तर्जुमान भी जुड़ चुके हैं, सुलेमान मोहम्मद खान साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपके पास भी आएंगे, लेकिन वक्फे का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मुद्दा में बात आज हम हिंद पाक के रिश्तों की कर रहे हैं, जो कि जुबानी जंग से और ज्यादा तल्ख हो रही हैं। लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में इसके क्या कुछ असर हो सकते हैं, दोनों ममालिक के रिश्ते कैसे हो सकते हैं, इस पर हम मजीद बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और अपने नाजरीन को यह भी बता दें कि हमारे साथ पाकिस्तान के लाहौर से सीनियर सहाफी खालिद महमूद खालिद साहब भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एसपी सिन्हा साहब, आप अमलेंदु जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, मैं पहले वो ले लूं। देखिए, अमलेंदु जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि इनको रिजर्वेशन है कि एयर चीफ कानूनी तरीके से या स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए। मैं इनसे एकदम असहमत हूं। क्यों, बताता हूं। वो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ हैं, उनको पूरी छूट है कि सुरक्षा मामले में, एयरफोर्स के प्रिपरेशन के मामले में जो वो बोलना चाहते हैं, देश को संदेश देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो मिस्टर सौद जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, इसमें चाइना को थोड़ा सा एग्जांपल में देना चाहता। डोकलाम में क्या हुआ? डोकलाम में चीन ने 3 वॉर स्ट्रेटजी किया, मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। आप युद्ध के अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग स्वरूप होता है। खाली गोली चलाना ही युद्ध नहीं है। ठीक है। मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तो आप सहमत होंगे ना? हाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसका हिस्सा है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आज सर ज्यादातर साइकोलॉजिकल और लीगल वॉर ही होती है। और साइकोलॉजिकल मोमेंट तक टाला जाता है कि एक्चुअल वॉर ना हो। मिस्टर सॉट 10 सेकंड और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ने के लिए हिंदुस्तान का कोई भी अपरेटस, कोई भी अंग और कोई भी अहम कुर्सी में बैठा हुआ अफसर जो मैसेज दे सकता है, वो देगा। कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज प्रधानमंत्री ही दे। मुझे उम्मीद है कि शायद आप इससे सहमत होंगे, लेकिन सुलेमान साहब, जो इस वक्त जो बात अभी एसपी सिन्हा साहब भी कह रहे हैं और जो इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है, आपका ये मानेंगे कि हां, अब हिंदुस्तानी हुकूमत कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान को एक मैसेज भी दे रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में अब साइकोलॉजिकली एक डर पैदा हो रहा है जो पहले कभी नहीं था? आप कोशिश करते थे लेकिन कहीं ना कहीं उतने कामयाब नहीं थे जितने मौजूदा सिस्टम। देखिए, ये तो बिल्कुल जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो फैक्ट्स हैं, उसके बिल्कुल उल्टी बात आपने कही, उसके विपरीत है ये बात। वो इसलिए मैं कहता हूं
क्योंकि जो अगर आप डेटा निकालें, मैं क्योंकि इस सरकार को अभी 3.5 साल हुए हैं, तो इस मोदी सरकार का, भाजपा की सरकार का 3.5 साल के डेटा निकालें और मैं कहता हूं यूपीए 2 के 11 से 14 तक का डेटा निकालें, तो जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म आया है और 12-13 मेजर टेरर अटैक्स हो चुके हैं, सीज फायर वायलेशन 4 टाइम्स बढ़े हैं, सिविलियंस और फौज की हमारी जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो भी दुगनी और तिगनी बढ़ी हैं। ये डेटा है, सरकारी डेटा है हमारे पास है, आप चाहेंगे दे देंगे। क्या आपको लगता नहीं कि दूसरी टेररिज्म को एक एक्चुअल वॉर से 2 अलग-अलग मामले हो जाते हैं? देखिए, मैं आपकी पहली बात का जवाब दे रहा हूं कि ऐसा हुआ है, पहले हम कोशिश करते थे, अगर हमारे पहले कोशिश करते थे होता नहीं था, और इन्होंने करा है और तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया। देखिए, ये मुल्क की हिफाजत का मसला है, ऐसे स्टेप्स हर सरकार और फौज ले जिससे मुल्क महफूज रहे। जिंगोइज्म करना, हाइपर नेशनलिज्म इन्वोक करना, इन सब से लॉन्ग रन में नुकसान हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का ये एक स्टैंड है साफ, हम बिल्कुल अपना स्टैंड करते हैं और हमेशा करा है। डिफेंस मिनिस्टर का बार-बार जवाब आ रहा है, मैं जवाब उनके जो है वजीर आजम का बार-बार जवाब आ रहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, पलटवार करेंगे, अंदर से वो तिलमिला रहा है। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, कांग्रेस पार्टी का एक साफ स्टैंड है कि जहां पर मुल्क की सुरक्षा का, मुल्क की हिफाजत का मसला हो, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। जो भी पार्टी सरकार में हो, चाहे भाजपा हो या कोई और हो, और कांग्रेस विपक्ष में हो, और हम बिल्कुल ये अनइक्विवोकल टर्म्स में कहते हैं। जहां तक आप पाकिस्तान के तिल मिलाने की बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार टेररिज्म भेजा जा रहा है, बड़े हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, 12-13 मेजर टेरर अटैक्स हो चुके हैं, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। अब एयर चीफ ने बहुत मेजर इशू है, और उल्टा उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, अगर आप तिल मिलाने की बात करें, अगर उस बयान को आप समझें, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि आप भी होश, अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो हम भी जवाब देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान हमारे यहाँ टेरर भेज रहा है और टेररिज्म भेज रहा है और अटैक्स करवा रहा है, लगातार हो रहा है, तौर पर हमें वहां पर नुकसान उसको सक्षम रहना चाहिए और अपने बॉर्डर्स को महफूज रखना चाहिए। सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए, क्योंकि दिखा यह है कि सरकार इसमें बिल्कुल फेल हुई है। ये पॉइंट आपका पॉइंट टू बी नोटेड कि ठीक है, हमको टेररिज्म के पॉइंट पर नुकसान पहुंच रहा है, उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें एक बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो क्या हम आज ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रख रहे हैं? पाकिस्तान को क्या हम कहीं ना कहीं बैकफुट पर नहीं ढकेल पा रहे? नहीं, कहां पर? देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आपको कैसे बिहेव करना है। देखिए, पाकिस्तान से आपने सबसे पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें यहाँ पर आपने इनवाइट किया, वो यहाँ पर आए आपकी उसमें इंस्टॉलेशन में, सेरेमनी में। उसके बाद आप वहां पर गए, आप अनप्लान जो आपका था भी नहीं, आप पहुंच गए पाकिस्तान, आपने नवाज शरीफ साहब की सालगिरह पे उन्हें वो दी, मुबारकबाद दी, और आप वहां पर शॉल वॉल गिफ्ट करके आए, शॉल डिप्लोमेसी हुई। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमें धोखा मिला, टेररिज्म मिला, 12-13 मेजर टेरर अटैक हुए और हम परेशान हो गए। इतनी कैजुअलिटीज हुई सिविलियंस की और हमारे फौजियों की। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं नीति अच्छी है। अगर आपको ये लगता है कि भाई एयरफोर्स चीफ या फौज के कोई बड़े अफसर कोई बड़ा बयान देंगे और पाकिस्तान उधर से तिल मिला के बयान दे रहा है, तो मैं समझता नहीं कि अगर हमारे पास ताकत है, हमें भारीपन से रहना चाहिए। अगर फौज को ये लगता है कि इन बयानों से आप साइकोलॉजिकल प्रेशर ले रहे हैं। और अपने नाज़रीन को बता दें कि फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं। वो अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। बहरहाल अनिला सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं आपसे पहले रिएक्शन ले लूं, फिर दोनों का कंबाइंड रिएक्शन एसपी सिन्हा साहब आपसे। अनिला सिंह जी, आपने सुना होगा सुलेमान साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर जवाब आपका चाहता हूं। सुलेमान साहब कहां पर मुझे अंदाजा है कि उन्होंने क्या कुछ कहा होगा, पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले खालिद साहब केवल ये कहना चाहती हूं कि ये हिंदुस्तान जो है वो सबका है। ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीडीपी, ये राजनीतिक दलों का नहीं। अनिला जी, आपके कहने से पहले या तो आप मेरा बयान सुनती, ये मैं कह चुका हूं कि हम सरकार के साथ हैं, ये सियासत की बात नहीं है अनिला जी।
डायलॉग और जुमले मत मारा करिए। हमने पहले ही बोल दिया कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहे भाजपा सरकार में हो, चाहे समाजवादी हो या कोई और दल हो, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। मुल्क की हिफाजत के मसले पे, सुरक्षा के मसले पे कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, चाहे कोई भी दल सरकार में हो। आप बेवजह के जुमले, आप ही सीख गई प्रधानमंत्री से और अपने पार्टी के लीडरों से जुमले मारना। ठीक है, लेकिन आपने कह दिया ना सुलेमान साहब, आपने कह दिया ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे राजनीति इसमें। आपकी तरह नहीं है। आप कहते थे एक सर की जगह 10 सर लाएंगे। कितने सिविलियंस और फौजी मर गए, कितने 10 सर लाएंगे आप बताइए, जवाब दिए। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन कहते थे लोकसभा में और राज्यसभा में एक सर के बदले 10 सर। 100 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं और उससे ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। लाए आप 1000 सर। राजनीति आप करते थे और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? सुलेमान साहब ठीक है, मैं आता हूं। नहीं, आप कह रहे राजनीति है, राजनीति ये लोग करते थे, हमने तो आज तक नहीं कहा। एक की जगह 10 सर लाएंगे। ठीक है, बताइए। अभी उन्होंने अपनी बात शुरू ही की थी, उनकी बात सुन लेते हैं। सर इन्होंने कहा राजनीति, मैंने इन्हें क्लेरिफाई किया या तो मेरा स्टेटमेंट कर दिया, तो एलिगेशन नहीं लगा। क्लेरिफाई कर दिया, आपने क्लेरिफाई कर दिया। अब उनकी बात तो सुन लेते हैं। अनिला सिंह जी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, यहां पर हिंदुस्तान जो है वो हर एक व्यक्ति का है जो इस हिंदुस्तान की जमीन पर रहता है। और जब हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं किसी को तो हर एक व्यक्ति देता है। यहाँ पर राजनीतिक दल जो है बांट कर बात करने वाली बात नहीं होती है। ये फितरत किसी और राजनीतिक दल की हो सकती है। वो मैडम फिर आप वही बात करने लगी। आप लोग ये करा करते थे जब आप अपोजिशन में, हमने आज तक ऐसी बात नहीं करी। 30 साल में फिर आप वही बात करने लगी। सुषमा स्वराज जी कहती थी एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। बार-बार ये आप क्यों ऐसी बात कर रही हैं? राजनीति आप लोग करते थे विपक्ष में रह के। हम बार बार कह रहे हैं, आज तक हमारे किसी लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया जिसने फौज पे, राजद फौज पे आपने सत्ता में रह के सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया, सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। कम से कम अभी हम लोग इंडो पाक रिलेशन की बात कर रहे हैं। लगातार बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे ना सर, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं ना हम इस वक्त बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। और अनिला सिंह जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। और अनिला सिंह जी भी ये समझ रही है कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुल्क की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान के रिश्तों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ महमूद खालिद साहब भी जुड़े हुए, उनके पास भी जाना है। अनिला सिंह जी अपनी बात जल्दी से रखें और मुझे उम्मीद है कि अब कम से कम इस तरह की बात नहीं होगी कि दूसरी सियासी पार्टी का क्या कुछ ट्रेंड रहा है। साहब मैं आपको बताना चाहूंगी कि साउथ एशिया के मामलों में एक जानकार हैं रॉबर्ट कपलान साहब। उनकी 2012 में किताब आई थी दी रिवेंज ऑफ जियोग्राफी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था कि दुष्टता पाकिस्तान की पहचान है। तो पाकिस्तान जो है जब से 1947 से ये अलग हिस्सा हुआ है, भारत से अलग होकर अपना देश उन्होंने खुद बनाया है। पता नहीं किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स से ये गुजरता है। बारंबार ये प्रयास जरूर करता है कि हम हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, परंतु हमारे मैं कहूंगी कि एक बहुत कुव्वत इरादी, इच्छा शक्ति की बात बार बार होती रही। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा अनिला सिंह जी आपके पास आऊंगा और आपके रिएक्शन को और आगे लेके जाऊंगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे साथ खालिद महमूद खालिद साहब भी जुड़े हुए, उनका भी रिएक्शन हमें लेना है। खालिद महमूद खालिद साहब, ये चलिए आपने यहां पर तो तमाम बातें सुनी, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के जवाब वजीर आजम की तरफ से आपके आ रहा है या फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसी तरह से हकीकत में और जमीन पर भी वही हालात हैं? क्या इस तरह से, चलिए अगर आप स्ट्रेटेजिक वॉर भी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर साइकोलॉजिकली प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप उतने पूरी तरह से कुव्वत रखते हैं जितनी सलाहियत हिंदुस्तान के पास है? खालिद महमूद खालिद साहब उसके पास है, और भारत अगर जिस तरीके से धमकियां दे रहा है इस वक्त वो पाकिस्तान को खिते से मिटा देगा और उनके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर सकता है, तो ये मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी कह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पे भी कह रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के पास जितनी सख्त एनर्जी है, ताकत है, उससे भारत पाकिस्तान को अगर वो तबाह कर सकते हैं तो भारत का पूरे का पूरा जो है वो बचने की इम्कान भी नहीं है। इतनी ज्यादा पावर है पाकिस्तान के पास। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत हर खासतौर पे भारत के मामले में इकट्ठे हैं,
लेकिन आप लोग मैं अभी बात सुन रहा था, आपके तो बीजेपी और कांग्रेस ही आपस में लड़ मरेंगे, तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकाबला क्या करना है? चलिए ठीक है, मैं इस पर जरा रिएक्शन लेता हूं। एसपी सिन्हा साहब, देखिए आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल मैं जवाब, ठीक है सलमान साहब पहले आपका जवाब, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से ही जवाब आ जाए। मैं आपको जवाब दे देता हूं। क्या नाम है इनका? महमूद साहब, खालिद महमूद खालिद साहब। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर लड़ सकती है, लेकिन जहां अपने मुल्क की हिफाजत का और सॉवरेनिटी का मामला आएगा तो कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क हो, उसे मुंहतोड़ जवाब हम दे सकते हैं एक साथ मिलके। ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। हमारे अलीला सिंह से भाजपा से डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी इशू पे, पॉलिटिकल पे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ और मियां इमरान जो आपस में लड़ा करते हैं, है ना? तो वो ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और फलाना ढिमका लड़ते रहेंगे, लेकिन जहां तक मुल्क के तौर पे बात आएगी तो हर हिंदुस्तानी है, और वो पूरी तरीके से किसी भी विदेशी शक्ति का भी जवाब चाहता हूं कि खालिद महमूद खालिद साहब को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि आप हम यहीं पे लड़ रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देंगे? और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनकी पावर ज्यादा है हमसे। मिस्टर खालिद को मैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं खालिद महमूद खालिद साहब, बात सुनिएगा आप एसपी सिन्हा साहब की। मिस्टर खालिद को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक कायर देश है जो कि कन्वेंशनल वॉरफेयर हिंदुस्तान की फौज को कभी नहीं हरा सका, और तब जियाउल हक ने कहा था कि हमको हिंदुस्तान से फौज से लड़ने की जरूरत नहीं है, रेडिकलाइज मुस्लिम्स कश्मीर में इस्तेमाल करो, वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। और आपने जो स्ट्रेटजी बदली उसी का स्वरूप है कि कश्मीर में आतंकवाद जो हो रहा है उसके लिए आप गुनाहगार हैं। आप कैसे मुसलमान हैं कि मुसलमानों का खून बहाते हैं कश्मीर में? कैसे मुसलमान हैं? इसका उत्तर दीजिए। और आप घमंड में रहते हैं कि आपके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। एक दिन आएगा कि शक्ति परीक्षण हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको इतना ही घमंड था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो परवेज मुशर्रफ को 3 रात नींद क्यों नहीं आई? ठीक है, क्योंकि वो समझ सकते थे कि अंजाम क्या होने वाला है। बिल्कुल। खालिद महमूद खालिद साहब, जवाब आपका। जी, सिन्हा साहब की बात मैंने सुनी है। इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है, ये हकीकत है कि पाकिस्तान जब सामने आता है तो इसकी फौज दुनिया भर में सबसे ज्यादा पावरफुल फौज के तौर पर मानी जाती है। तो ये कहा जाए कि भारत की फौज 47 में फौज आपकी कहां थी? 1965 में आपकी फौज कहां थी? 1971 में आपकी फौज कहां थी? 1999 में आपकी फौज कहां थी? अरे आपको तो शर्म आना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने 1999 में अपने सिपाहियों का बॉडी तक क्लेम नहीं किया, क्योंकि उससे साबित हो जाता कि इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है। अरे अपने सिपाहियों का तो सम्मान करना सीखो पाकिस्तान। हमने बहुत बड़ी गलती की हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने कि हमने 71 वॉर के बाद 93,000 प्रिजनर्स ऐसे ही खामखा दे दिया आपको। यदि अच्छे कोई प्रधानमंत्री होते तो आपकी गर्दन दबोच लेनी थी और बार्गेन करना था, क्योंकि भुट्टो को संदेश पाकिस्तान आर्मी ने बहुत दिया था कि कुछ भी करो लेकिन ये वापस लेके आओ। चलिए, और हमारी रहम दिल की वजह से और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उन भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा देती है जो भुट्टो साहब कहते थे कि 10 जिंदगी जो हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे। वो आपकी आर्मी जो उन भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा देती है। मिस्टर सौद, वो पाकिस्तान क्या लड़ेगा? जो आप फादर ऑफ द नेशन जिन्ना को मारते हो, फातिमा जिन्ना को मारते हो, भुट्टो को मारते हो, बेनजीर को मारते हो, क्या बात करते हो? खाली हिंसा। अरे पूरा जवाब लेना। आप यदि आर्थिक विकास चाहते हो, उनको भी बोलने का मौका देते हैं। खालिद महमूद खालिद साहब ये ना कहें कि हमने बोलने का मौका नहीं दिया। खालिद महमूद खालिद साहब, क्या जवाब है आपका? जी, अगर ये सिन्हा साहब अपने दिल की भड़ास निकाल चुके हो तो मैं कुछ बात करूं। दिल की भड़ास? चलिए ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? एसपी सिन्हा साहब, क्यों फंडिंग करते हैं? मैं रोकना चाहूंगा। जज्बात हम सबके भी वैसे ही हैं। जज्बात हम सबके भी एक जैसे हैं। एसपी सिन्हा साहब, एक जैसे जज्बात हैं, मेरे भी जज्बात वैसे ही हैं, लेकिन मजबूरी है डिबेट को हम थोड़ा सा पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं। और वक्त एक छोटे से वक्फे का है। खालिद महमूद खालिद साहब, मैं रिएक्शन आपका इस ब्रेक के बाद लूंगा। चलिए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटते हैं।
चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी तर्जुमान अनिला सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के लाहौर से हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद खालिद साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं। खालिद महमूद खालिद साहब, आपका मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरह से अपनी बात तसल्ली बख्श रखें, क्या जवाब है आपका पास? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि 71 की बात की है कि हमने क्या किया। 71 में मशरकी पाकिस्तान को अलग करने का जो मकसूदा था, आप खुद आपके हुक्मरान कह चुके कि हमने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान से उसको अलग किया। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान थे और फौज जो थी वो आपस में उनके खिलाफ इतने बढ़ गए थे और फौज में भी जो ऐसे लोग मौजूद थे जो कि पाकिस्तान से सिंसियर नहीं थे। यही वजह थी कि 71 में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हुई और ये भारत की बहुत कामयाबी है जो पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को मिली। 1965 की जंग है, पाकिस्तान ने वो ताशकंद के आज के मौजूदा हाल की बात कीजिए ना, और आप अपने अंदर के क्या मामला थे उस पर नहीं। एसपी सिन्हा साहब ने देखिए आपको आईना दिखाने की कोशिश की है ना महमूद साहब, तो मैं यही चाहूंगा कि आप उस पर कम से कम टू द पॉइंट आप बात करें कि आपके साथ तो खुद कहीं ना कहीं कितनी तरह के फ्लॉज रहे हैं, उसके बाद भी आप हमें आग दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फौज जो है वो आपके मुल्क के लिए खतरा है। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप वहां डेमोक्रेसी को जिंदा रखिए, फौज को अपने बैरकों में वापस भेजिए। मौजूदा जिन इख्तलाफात है इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस तरीके से पहुंचे हैं, इसके दोनों मुल्कों का कसूर है। अगर पाकिस्तान एक तरफ से बयानबाजी करता है और फायर से उसकी पाबंदी की नहीं ठीक है, तो भारत की तरफ से भी जवाब आता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मेज के ऊपर बैठ के मुझे एक बात का जवाब दीजिए खालिद महमूद खालिद साहब, खालिद महमूद खालिद साहब, ठीक है मैं आ रहा हूं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए आपके वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह से कहीं ना कहीं अपना बयान देते हैं, कहते हैं कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लेकर के हम भी तैयार हैं, हमने भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन डर उनका साफ नजर आता है। चाहे ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर ले, उनके बयान में डर दिखाई देता है, और अगर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साबिक चेयरमैन एहसानुल हक की बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर अपना डर जाहिर किया है। आप तो डर भी जाहिर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं आप हमसे निपट लेंगे, तो ये कैसे, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, आपके जो हुक्मरान हैं, आपके वज़रा हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर तो इस तरह बयानबाजी नहीं कर रहे जिस तरह आपके मिनिस्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक बयान दिया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, ये पाकिस्तान का एक फरीजा है कि वो आपको बाकायदा तौर पर बताया कि हमें तबाह करना या हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई करने से मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की एक ऐसी ताकत है और पिछले की एक ऐसी जगह पे हम लोग बैठे हैं कि पाकिस्तान के चाइना भी पाकिस्तान के साथ है, यकीनी तौर पे चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और भारत और चीन के ताल्लुकात जो है वो कशीदा है, पाकिस्तान के साथ कशीदा है। सर आप कहीं देखिए, आप कहीं और बात जा रहे हैं, मैं तो आपसे कह रहा था, एहसानुल हक साहब तो कह रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये बहुत फिक्र का मौजू है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कट्टर हिंदुत्व एजेंडे वाली सरकार है, उसके आप तो इससे भी डर रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुत्व को आगे लेकर के जाती है या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर जाती है, ये डर आपके लीडरान जाहिर कर रहे हैं सर। उसके बाद आप यह कह रहे हैं कि नहीं हम निपट लेंगे, तो यहां पर आपके ही बातों में ना कहीं डिफरेंस नजर आ रहा है, इसलिए एसपी सिन्हा साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। 70 साल से आपने हिंदुस्तान को कष्ट देने की कोशिश की, श्रीनगर एयरपोर्ट कैप्चर करने की कोशिश की, पूरा जम्मू को कट ऑफ करके पूरा जम्मू और कश्मीर हथियाने की कोशिश की। 65 वॉर में आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि आपके उस समय के एयर चीफ कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट, आपके एयर चीफ ने एयर चीफ के पाकिस्तान के एयर चीफ को तक बताने गया था अयूब खान के द्वारा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर होने वाला है। आपका देश, आपका 24/7 एक ही चीज आपके जहन में रहती है, आपके हुक्मरान को और पाकिस्तान मिलिट्री को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी को, मिलिट्री भी नहीं, पाकिस्तान आर्मी को हेट इंडिया, किस तरह से कश्मीर में समस्या चालू रहे, और कश्मीर में आप होते कौन है इंटरफेयर करने वाले? ये हमारा अटूट हिस्सा है, महाराजा हरि सिंह साइन किए थे। ठीक है सर, हु आर यू? चलिए हम उस पर अब नहीं जाते, कश्मीर मामला एकदम अलहदा हो जाएगा। वही तो मामला है खालिद साहब,
वही बहुत तो शॉर्ट मामला में है। अगर अपनी बात रख सके, मैं क्योंकि इसका जवाब आपको दे देता हूं मुझे वाइंड अप भी करना है सर, शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। Who are you? कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में सर हम कश्मीर इश्यू होते हो कौन आप? चलिए ठीक है सर, अभी मेरी मजबूरी समझिए, वक्त कम है। हमें आपको जवाब देना आता है, कश्मीर का आपने जवाब दिया तो पाकिस्तान से बांग्लादेश आप होते हो कौन कश्मीर में चलिए ठीक है, दखल देने वाले? चलिए ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं। खालिद महमूद खालिद साहब, आपको भी रोक रहा हूं माफी के साथ। पाकिस्तान अब तक कश्मीर ले चुका है। चलिए, पाकिस्तान माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपकी तरह दहशतगर्द नहीं है जो पाकिस्तान। चलिए ठीक आप है सर। सिंध की बात ठीक करो, है, पीओके की बात करो, बलूचिस्तान की बात करो। चलिए ठीक है सर, इसको लेकर के भी डर आपके लीडरान का जाहिर हुआ है कई बार। बहरहाल मैं आऊंगा, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। सुलेमान साहब, बहुत शॉर्ट में देखिए, जब हम बात पाकिस्तान की करते हैं तो हमें तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठने की जरूरत है, और यह करना बहुत जरूरी भी है कि कम से कम हम एक नजर आए एक नेशन के फ्रंट पर। जिस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, या फिर हमारे एयरफोर्स चीफ जो बात कह रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसी बात कहनी तो चाहिए ना, देखिए मैसेज जरूरी है। किसी का भी किसी सियासी जमात का या किसी का भी किसी से डिफरेंस बहुत नहीं शॉर्ट होना में सर चाह रहा हूं। डिफरेंस नहीं होना चाहिए जब मुल्क की हिफाजत का मामला है। लेकिन मैं हैरत में हूं जो आपने भी बात कही उनसे, आपने कहा कि ये कट्टर व हिंदुत्व सरकार है। उनके मेरा ये कहना है उनके कि लीडरान के बयान को मैंने कहते हैं कोट किया सबका साथ सबका विकास। आप नीला सिंह जी, आप बात सही कह रहे हैं। मैंने उनके लीडरान के बयान का मैंने आप कोट इस किया तरह की था। बात ना करें टीवी पे, क्योंकि आप पाकिस्तान के किसी एक्सपर्ट से बात कह रहे हैं कि कट्टर हिंदुत्व नहीं, या वो अपना मुसलमान डर या जाहिर कर रहे हैं सिख सर, मत इस बात को लेकर के वो डर जाहिर कर रहे हैं, और मैंने उस डर, आप शायद उस बात को गलत समझ गए, लेकिन मैं उनके डर को मैं सवाल ये भी पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर कांग्रेस की सरकार होती है, थर्ड फ्रंट की सरकार होती, तो क्या पाकिस्तान नहीं डरता? अब सर ये अगर हम क्या परसेप्शन में कांग्रेस जाएंगे की ना, सरकारों में ठीक है सर, तीन जगह हमने perception- नहीं जीती? ठीक है सर, हाइपोथेटिकल हम कहीं और चले जाएंगे। मैं अनिल सिंह जी, करेक्शन कर रहा हूं। फाइनल आंसर आपका। ऐसा है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान हमेशा डरा है और डरता रहेगा, क्योंकि भारत माता है और भारत माता। चलिए, आपने ये तो माना कि हमेशा डरा है, पहले भी डराते रहे लोग। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अमरेंदु उपाध्याय साहब, मैं एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर और सीनियर सहाफी के तौर पर आपसे ओवरऑल एक कंक्लूजन चाहता हूं इस पूरी डिबेट पर। देखिए, मैं फिर अपनी बात पे आता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने अभी बीच में कहा आपने पाकिस्तान के सहाफी मित्र से भी, कि भाई आप अपनी फौज को अपनी बैरकों में वापस भेजिए, वो आपकी फौज आपके मुल्क के लिए खतरा है। और ये बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं अगर वहां की फौज पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देना बंद कर दे, पहली बात। दूसरी चीज, चलिए, हमारे यहाँ भी जो है वो थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। वो प्रवोक करेंगे हमको बोलने के लिए, हमें बोलना नहीं है, हमें अपनी तैयारी रखनी है। हमें अपनी तैयारी रखनी। बहरहाल एसपी सिन्हा साहब, माफी के साथ मैं आगे नहीं आ पा रहा हूं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना तो तय है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से हर एक महाज पर काबिल है और इतनी सलाहियत रखता है कि पाकिस्तान को जब चाहे तब मुंहतोड़ जवाब दे दे। पाकिस्तान जितनी भी तरह की बात कह ले, लेकिन इतना तो साफ है कि पाकिस्तान के लीडरान के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनमें भी उनके डर साफ नजर आ रहे हैं। जरूरत है कि अपनी स्ट्रेटजी को और इसी तरीके से पुख्ता रखा जाए और पाकिस्तान को किसी भी तरह से सर उठाने का मौका ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एजेंडा में बस इतना ही।